हेलो फ्रेंड्स, मैं निकिता सिंह सरकारी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। ओके, तो दोस्तों, मैंने जैसे कि पहले बताया कि मैं आप लोगों को सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास पढ़ा रही हूँ। तो आज मेरा तीसरा दिन है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है ये आप मुझे बताते रहिएगा, मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। दोस्तों, ये हमारी संस्था के यूपी टेट एंड सीटेट के चयनित छात्र हैं। तो दोस्तों, चलिए अब मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर पे ले चलती हूँ। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की वकालत करता है। ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी पृथक्करण, ऑप्शन सी मुख्य धारा शिक्षण, ऑप्शन डी एकीकृत शिक्षा। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट करिए। इसका ऑप्शन ए सही है, समावेशी शिक्षा। ओके, चलिए दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर आंसर पे टिक कीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ऑप्शन ए मुख्यधारा शिक्षा, ऑप्शन बी विशेष शिक्षा, ऑप्शन सी बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, ऑप्शन डी समावेशी शिक्षा। तो बताइए दोस्तों, कमेंट करिए कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन डी इज़ द राइट। ओके, इसका ऑप्शन डी सही है, समावेशी शिक्षा। ओके, चलिए तो दोस्तों, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हम भी मोटिवेट होते रहें। ओके, चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे, ऑप्शन बी वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे, ऑप्शन सी यह संप्रेषित करे कि कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है, ऑप्शन डी यह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी इज अ राइट। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है। यह संप्रेषित करे कि कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। हमें सभी संस्कृतियों, सभी समुदायों का सम्मान करना चाहिए और सभी को एक बराबर महत्व देना चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब ऑप्शन ए पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, ऑप्शन बी वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, ऑप्शन सी वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों को सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ऑप्शन डी शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। तो बताइए दोस्तों, बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं? क्या बच्चे प्रभावी रूप से याद करके सीखते हैं? बिल्कुल गलत। क्या वे श्यामपट्ट पर अध्यापकों के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करके सीखते हैं? ये भी ऑप्शन गलत। क्या
शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है तब वो सीखते हैं? नहीं, ये भी गलत। तो ऑप्शन सी इज़ राइट। वे विभिन्न गतिविधियों में एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जब ये सक्रिय रूप से पॉजिटिव रहते, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं किसी भी चीज़ में, तब ये सीखते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने चाहिए तो हमें कैसे पूछने चाहिए? ऑप्शन ए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन बी, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन सी, पूछने से रोकना चाहिए। या ऑप्शन डी, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हमें पहले नेगेटिव क्वेश्चन को हटा देना है। ओके, पूछने के लिए जब बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए हमें कभी भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए या उन्हें डांटना नहीं चाहिए। वो जितना क्वेश्चन पूछे उन्हें पूछने देना चाहिए, हमें उनका आसानी से आंसर देना चाहिए। ओके, तो ये वाला ऑप्शन तो सबसे पहले गलत हो गया। ऑप्शन बी, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। क्यों भाई, हमें अनुमति क्यों नहीं देनी चाहिए? हम किस लिए हैं वहाँ क्लास में? तो हमें बच्चों के हर क्वेश्चन को अच्छे से बताना चाहिए। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी, पूछने से रोकना चाहिए, बिल्कुल नहीं, हमें कभी भी नहीं रोकना चाहिए। तो ऑप्शन डी, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ओके, हमें बच्चों को उत्सुक करना चाहिए क्वेश्चन पूछने के लिए। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो देखिए दोस्तों, पहले हमें क्वेश्चन को खूब अच्छे से पढ़ना है कि वो क्या पूछ रहा है हमसे। ओके, तो देखिए जैसा कि इस क्वेश्चन में नहीं वर्ड है, तो इसको हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि क्वेश्चन में पहले क्या पूछा है। तो इसने पूछा निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। ओके, ऑप्शन ए, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। ऑप्शन बी, निर्देश एवं संचालन। ऑप्शन सी, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। ऑप्शन डी, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि याद करना, उसे रटना, ये सब जिस ऑप्शन में हो वो ऑप्शन हमें पहले ही हटा देना चाहिए। तो इसमें पूछा है कि कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है। ओके, तो ऑप्शन ए, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, ये तो होना चाहिए। ऑप्शन बी, निर्देश एवं संचालन, ये भी होना चाहिए। ऑप्शन सी, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, ये भी होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर है। ओके, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों, हमें इसमें मिलान करना है। जैसे कि पहला है प्रतिभाशाली, तो प्रतिभाशाली का ऑप्शन कौन सा है सही? अधिगम आसक्तता, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सृजनात्मकता, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? अवधान कमी, अति सक्रियता, व्युत्क्रम, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों, प्रतिभाशाली बच्चों में होगा वे शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, तो इसका मिलान हमें इससे करना है। अधिगम आसक्तता, ये धारा प्रवाह पढ़ने में कमी करता है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन, ये वाला इसका मिलान होगा। सृजनात्मकता का होगा मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, और चौथे का होगा
सी ऑप्शन, आसानी से विचलित होने की आदत है। ओके, तो इसका कूट जो बनाया गया है वो यहाँ पर है, देखिए, हाँ ये वाला। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। देखिए DABC, पहले का D, दूसरे का A, तीसरे का B और चौथे का C। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ मिलान किया है, पहले का D, दूसरे का A, तीसरे का B और चौथे का C। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों की गलतियाँ। ऑप्शन ए, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। ऑप्शन बी, अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। ऑप्शन सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। ऑप्शन डी, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका गलत होगा, क्योंकि बार बार अभ्यास करके हम तुरंत ही बच्चों की गलतियों को नहीं सुधार सकते हैं। ओके, ऑप्शन सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, ये तो बिल्कुल गलत है, तो इसका सी ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन डी, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, हमें बच्चों की लापरवाह को नहीं दर्शाना है, बच्चों की गलतियों को हमें सुधारना है। सुधारने के लिए ये वाला ऑप्शन गलत है, तो इसका ऑप्शन वे इज राइट। अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यांकन को ऑप्शन ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। ऑप्शन बी, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। ऑप्शन सी, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन डी, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो मूल्यांकन दोस्तों, जब मैं आगे आप लोग को चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगी नेक्स्ट वीक में, तो मैं आप लोग को मूल्यांकन चैप्टर, जो भी चैप्टर में पढ़ाऊँगी वो विस्तार पूर्वक मैं आपको पढ़ाऊँगी, और एक भी क्वेश्चन उसका नहीं हुआ कि आपका छूटे, उसके एक एक टॉपिक के बारे में आपको मैं पढ़ाती जाऊँगी। तो इसका ऑप्शन ए इज़ अ राइट, ए इज़ अ करेक्ट। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए मूल्यांकन। तो हर चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ाएंगे, उसके एक एक क्वेश्चन का, फिर बाद में आपको प्रैक्टिस सेट भी देंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे। ओके, आप हमसे बस जुड़िए रहिए। देखिए मैं आपका सिलेक्शन कितने अच्छे से कितने कम दिनों में करा देती हूँ। ओके, हमारी संस्था की जो टीम है वो बहुत ही अच्छी है। हम लोग आप लोगों को इस बार सीटेट एंड यूपीटेट आप लोगों का क्लियर करा देंगे। ओके, बस हम लोगों के साथ जुड़े रहिए, अंत तक जुड़े रहिए, देखिए फिर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। ऑप्शन ए, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। ऑप्शन बी, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। ऑप्शन सी, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। ऑप्शन डी, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। तो बताइए दोस्तों, सामाजिक संरचना दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? तो दोस्तों अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक क्रिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, ऑप्शन ए, निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करते हैं, या ऑप्शन बी, का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, या ऑप्शन सी, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, या ऑप्शन डी, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है?
जब शिक्षक को विद्यार्थियों तथा उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या करते हैं? हमें नेगेटिव पॉइंट को हटा देना है, निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी, का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। बिल्कुल गलत। ऑप्शन सी, किसी भी रूप को में प्रभावित नहीं होते। बिल्कुल गलत। इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं हमेशा विद्यार्थी। ओके, चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। ऑप्शन बी, पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। ऑप्शन सी, बच्चों को समस्याओं के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। या ऑप्शन डी, पाठ्यपुस्तकों के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी इज़ अ राइट। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए, निगमनात्मक विधि। ऑप्शन बी, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। ऑप्शन सी, परंपरागत विधि। ऑप्शन डी, अंतर्वैयक्तिक विधि। बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी इज़ अ राइट, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन ए, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग अलग नहीं है। ऑप्शन सी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन, एक बार इसका क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे महसूस करते हैं कि पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो इसका ऑप्शन बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी इज़ अ राइट, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कल बताया था, द्वितीयक समाजीकरण। तो द्वितीयक समाजीकरण हमारा विद्यालय है, मीडिया है। तो हमारा, मैंने आपसे कल बताया था आपको कि पहला समाजीकरण हमारा क्या है? ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी मीडिया या ऑप्शन डी परिवार। तो दोस्तों मैंने कल आपको बताया था कि हमारा प्राथमिक समाजीकरण हमारा परिवार है। हम पहले परिवार में ही रह के अपने परिवार के सदस्यों से, अपनी पहले शिक्षिका मेरी माँ होती है,
फिर मैं इन्हीं सब से माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, ताई ताऊ, इन्हीं सब से हम सबसे पहले सब कुछ सीखते हैं। तो दोस्तों, हमारा प्राथमिक समाजीकरण हमारा परिवार है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि ऑप्शन ए, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। ऑप्शन बी, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। ऑप्शन सी, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ऑप्शन डी, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो बताइए दोस्तों, जीन पियाजे ने कौन सा प्रस्ताव दिया है बच्चों के संदर्भ में? जब मैं आपको चैप्टर वाइज लेके चलूँगी तो जीन पियाजे के सिद्धांत को, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को, स्किनर के सिद्धांत को, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत को, इन सब के सिद्धांतों को डिटेल में बताऊंगी। तो अभी आप कुछ तो आपको पता ही होगा, मुझे उम्मीद है आप इसका आंसर ज़रूर देंगे। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन सी सही है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जेंडर। कल मैंने थोड़ा बहुत आपको जेंडर के बारे में भी बताया था। तो बताइए, ऑप्शन ए, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। ऑप्शन बी, एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन सी, एक आर्थिक अवधारणा है। ऑप्शन डी, एक जैविक निर्धारक है। बताइए दोस्तों, जेंडर क्या है? जेंडर को हमारे समाज में ही कुछ लोगों को की दृष्टि से जेंडर मतलब लिंग जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो जेंडर मतलब लिंग को लड़के लड़कियों में भेदभाव करते हैं। कुछ होते हैं लड़के लड़कियों में कोई भी भेदभाव नहीं करते। तो ये सब हमारे समाज में ही ऐसा होता है। ओके, तो इसका ऑप्शन बी इज़ अ राइट, एक सामाजिक संरचना है। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? ऑप्शन ए, संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व। ऑप्शन बी, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। ऑप्शन सी, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व। ऑप्शन डी, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ, तो ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी हमारा शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन ए, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। ऑप्शन बी, बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल है। ऑप्शन सी, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय ना की जाने वाली योग्यताएं शामिल हैं। ऑप्शन डी, बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि बुद्धि बहुआयामी है और बुद्धि को हम माप नहीं सकते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन सी सही है, बुद्धि आयामी है, बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय ना की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। तो ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? ऑप्शन ए, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। ऑप्शन बी, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में।
ऑप्शन सी खाली स्लेट के रूप में, ऑप्शन डी छोटे वयस्कों के रूप में। तो बताइए दोस्तों, प्रगतिशील में शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? ऑप्शन बी सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। ओके, आंसर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लियो वैगोत्स्की के अनुसार अधिगम ऑप्शन ए एक व्यक्तिगत गतिविधि है, ऑप्शन बी एक निष्क्रिय गतिविधि है, ऑप्शन सी एक अनुबंधित गतिविधि है, ऑप्शन डी एक सामाजिक गतिविधि है। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? लियो वैगोत्स्की के अनुसार अधिगम, अधिगम मतलब लर्निंग, मतलब सीखना। तो दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक सामाजिक गतिविधि है अधिगम, लर्निंग एक सामाजिक गतिविधि है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? ऑप्शन ए लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ऑप्शन बी विलंबित अनुकरण, ऑप्शन सी विचारों की अनुत्क्रमणीयता, ऑप्शन डी वर्तुल प्रतिक्रिया। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी विचारों की अनुत्क्रमणीयता। ओके, चलिए दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए बच्चों को सीखने के लिए प्रेरणा तथा के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। देखिए दोस्तों, तो इसमें आ गया केवल, ये ऑप्शन हमें हटा देना है। ओके, ऑप्शन बी बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित एवं सीमित करती है। ऑप्शन सी बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। तो देखिए दोस्तों, ये दंडित करने वाला ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी मेरा गलत होगा। ऑप्शन डी सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। तो देखिए दोस्तों, बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट करिए, कमेंट करिए। तो इसका ए ऑप्शन भी गलत है, इसका बी ऑप्शन भी गलत है, इसका, क्योंकि हमें बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा में अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी भी गलत है, क्योंकि बच्चों को हमें कभी भी पुरस्कृत एवं दंडित नहीं करना है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डॉट से तक है। ऑप्शन ए अधोगामी शीर्षगामी, ऑप्शन बी अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास या परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, ऑप्शन सी परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास या अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, ऑप्शन डी शीर्षगामी अधोगामी। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट करिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी परिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन बी पूर्व क्रियात्मक अवधि, ऑप्शन सी बाल्यावस्था की समाप्ति,
ऑप्शन डी किशोरावस्था। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो यह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है वो है ऑप्शन डी किशोरावस्था। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ऑप्शन ए प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करते हैं। ऑप्शन बी को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। ऑप्शन सी को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीकों से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। ऑप्शन डी ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हुए है जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ओके, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिगत वार्ता, ऑप्शन बी भ्रांत वार्ता, ऑप्शन सी समस्यात्मक वार्ता, ऑप्शन डी अहम केंद्रित वार्ता। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, एक लड़की थी जो खुद से ही बात कर रही थी, खुद से ही क्वेश्चन भी कर रही थी और अपने आप से ही आंसर भी दे रही थी। तो उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। जब बच्चे अपने आप से संवाद करते हैं तो वो होता है हमारा व्यक्तिगत वार्ता। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए जेंडर रूढ़िवादिता, ऑप्शन बी जेंडर सिद्धांत, ऑप्शन सी जेंडर प्रासंगिकता, ऑप्शन डी विकसित जेंडर पहचान। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर दीजिए। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, ऑप्शन ए उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, ऑप्शन बी उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऑप्शन सी उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, या ऑप्शन डी उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। तो दोस्तों हमें पहले अपने ऑप्शन को देखना है क्या ऑप्शन सही और क्या नहीं। तो जैसा कि ऑप्शन एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है तो उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भी गलत है। उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ओके, चलिए तो हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वो दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह वैसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए सामाजिक क्रम नियंत्रित अभिविन्यास, ऑप्शन बी दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, ऑप्शन सी सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, या ऑप्शन डी यंत्रीय
उद्देश्य अभिविन्यास। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट करिए। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंदू को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा वो करता है तो पकड़ा जाएगा या जेल भेज दिया जाएगा। तो बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है, बताइए? तो ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। तो दोस्तों, मेरा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। मैं 30 क्वेश्चन लेके आपके पास आई थी। तो दोस्तों, जैसा कि मैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपको और अच्छे से अच्छा वीडियो लाके दूंगी, बताऊंगी, आपको सिखाऊंगी कि कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी संस्था का एड्रेस, M38 सेक्टर 12 ब्लॉक M प्रताप विहार नियर डोमिनोज गाज़ियाबाद। और दोस्तों, हमारी संस्था से आपको डायरेक्ट बात करनी है तो ये हमारी संस्था का फ़ोन नंबर 9910386775। दोस्तों, एक बार हमारी संस्था से जुड़ के देखिए। हमारी संस्था से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। ओके, तो दोस्तों, फिर मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।